Hello dear students, today we are going to study first part of 11th class, some basic concept of physical chemistry. Now to understand this topic, some basic concept of physical chemistry, first we have to deal with some basic concepts. क्या केमिस्ट्री पूरा यूरोपियन का देन है? इंडिया में कुछ पहले ब्रिटिश इन्वेजन से पहले इंडिया में कुछ केमिस्ट्री थी, हाँ या नहीं? तो बहुत सारे इसके ऊपर मतलब डिबेट्स हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। और रिसेंट एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में ये सब कुछ नहीं था। रिसेंट एनसीईआरटी में हल्का सा इसके बारे में लिखा गया है कि जब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इन सब की खुदाई हुई है, उनके जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो पार्टिकल्स मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, उसमें ये देखा गया है कि उनको भी बेकिंग करना आता था। उनको भी पता था कि अगर पक्की ईंटें यूज़ करते हैं, मतलब सॉइल को अगर हीट करके उसकी हार्डनेस को इंक्रीज किया जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ करके और अच्छी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। उन्हें भी पता था कि ग्लास जो है ये सुपर कूल्ड लिक्विड है और इसमें हम कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब लिक्विड से सॉलिड की तरफ सॉलिडिफाई करते हैं, उस वक्त कुछ कंपाउंड्स को यूज करके हम उसे भी कलरफुल कर सकते हैं। वहाँ से ये भी पता होता है कि उनको भी एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, ये सब चीज़ें पता थी। मेटालर्जिकल ऑपरेशंस जो आज हम करते हैं, ये उन्हें भी बहुत अच्छे से आता था। सो व्हेन वी आर स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स, बाद में 18th सेंचुरी के आगे जब ब्रिटिश आते गए हैं, तो उन्होंने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से लिटरेचर में लिखना शुरू किया। इससे पहले की जो केमिस्ट्री है, जैसे किसी मेडिसिन में ले जाओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके है, मेडिसिन केमिस्ट्री है, जैसे हम औषध शास्त्र कहते हैं, तो इन सब चीज़ों में आ जाओ तो इन सब चीज़ों का भी हमें पहले से नॉलेज था। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद जो राइटिंग वर्क है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनके प्रूफ बहुत ज़्यादा है और हमारे पुराने लिटरेचर के प्रूफ बहुत कम है। कहा ऐसे भी जाता है, तो डाल्टन ने तो 1700 ईस्वी में एटम का स्टार्ट किया था पूरा प्रोसेस, पूरा पोस्टुलेट करना, एटॉमिक थ्योरी बनाना। महर्षि कनाद तो बहुत साल पहले, ईसा पूर्व 700 साल पहले ही उन्होंने सब कुछ बता दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 1800 के बाद ही केमिस्ट्री ब्रिटिश इन्वेजन के बाद बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, नहीं थी पहले से। राइटिंग वर्क में बहुत ज़्यादा आई है 1800 ईस्वी के बाद, जिसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है। तो इन चीज़ों को साइड में रखते हुए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल कंपनी, मेडिसिन डिपार्टमेंट। तो जैसे कि एक वायरस है, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, HIV कहते हैं, और इसके लिए जो ट्रीटमेंट निकला है, जो केमिकल कंपाउंड निकला है, जिसे हम क्या कहते हैं, एजिडोथाइमिडीन, जिसे हम क्या कहते हैं, एजिडोथाइमिडीन। उसी तरह कैंसर एक बीमारी है, सो सिस्प्लैटिन या टैक्सोल कंपाउंड, इट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। सो केमिस्ट्री का ओवरऑल बड़ा ही अच्छा इंपैक्ट है टू डेवलप इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्री में अगर बात करें तो हम चारों तरफ केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं इंडस्ट्री में। जैसे आप सुबह से उठते हो, आपको टूथपेस्ट चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, सोप इंडस्ट्री। तो ये हमारे ईसापुर, मतलब जब ब्रिटिश लोग नहीं आए थे उस टाइम पे भी हमें अच्छे से पता था कि हाउ टू मेक अ सोप। तो उन्हें भी पता था बच्चों सोप कैसे बनाते हैं, 10th क्लास में किया होगा आपने। ग्लिसरॉल प्लस सोप दोनों एक साथ आते हैं। कैसे? कोई भी तेल वाला कंपोनेंट ले लेते हैं, कोई भी तेल वाला कंपोनेंट ले लेते हैं, ट्राई असाइल डेरिवेटिव
of glycerol when treated with the alkali NaOH या KOH। तो ये देता है ग्लिसरॉल प्लस सोप। 10th क्लास में आप लोगों ने इसका फॉर्मूला किया होगा, CH2C डबल बॉन्ड O O R, CH डबल बॉन्ड O O R and CH2C डबल बॉन्ड O O R प्लस थ्राइस NaOH या फिर थ्राइस KOH या फिर थ्राइस KOH। यहां से अगर देखते हैं तो पहले ग्लिसरॉल बनता है, मतलब CH2 CH CH2 और यहां पे लगता है OH प्लस RCOO असाइल ग्रुप और इसके साथ सोडियम है तो सोडियम या पोटाशियम है तो पोटाशियम, RC डबल बॉन्ड O पोटाशियम। सो फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल प्लस सोप। तो सोप इंडस्ट्री के बारे में भी उनको पहले से पता था। इवन फूड प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट अगर देखते हैं तो उन्हें भी पता था एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ शुगर कॉन्सेंट्रेशन, यूजिंग ऑफ NaHCO3। तो इन सब चीज़ों से हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। बाय डेफिनेशन एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस as well as mass is called as matter. By definition, anything which occupy space as well as mass is called as matter. For example, आप जो भी मोबाइल देख रहे हो वो एक मैटर है, उसका मास है, होगा ना 150-200 ग्राम, कुछ ना कुछ तो होगा, आधा किलो का भी हो सकता है और स्पेस भी कंज्यूम करता है। मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी एक मैटर है। मैं जिस कैमरा से आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक मैटर है, जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ये भी एक मैटर है। तो हम आसपास मैटर से घिरे हुए हैं। दुनिया में हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ स्पेस होता है या कुछ ना कुछ मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। नाउ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम देखते हैं फिजिकल पार्ट। सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर जिन चीज़ों से बना है, जिन पार्टिकल से बना हुआ है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड में यही पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे और गैस में ये पार्टिकल बहुत दूर होंगे, ट्रेमेंडस अवे फ्रॉम ईच अदर। सो अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस में द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो सॉलिड में जो एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है, इसके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत ही कम है। सो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज मिनिमम बिटवीन पार्टिकल। लिक्विड में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो थोड़ा सा, ना तो गैस के इतना ज़्यादा है ना सॉलिड के इतना कम है, तो इसे कह देते हैं इंटरमीडिएट। इसे कह देते हैं इंटरमीडिएट। और गैस पार्टिकल में ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ये वाला डिस्टेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। सो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। तो ये दोनों पार्टिकल बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हैं।
इन दोनों पार्टिकल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से नजदीक रहते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी लेस। तो अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द सॉलिड इज वेरी हाई, इट इज अगेन इंटरमीडिएट एंड इट इज वेरी लो। अब इसकी वजह से अगर आप एक ग्लास ले लो, एक ग्लास में इस मार्कर को रख देते हैं, तो मार्कर का जो सिलेंडर शेप दिख रहा है ग्लास में रखने के बाद चेंज होगा? नहीं होगा। इसलिए सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, डेफिनाइट होता है। जो वॉल्यूम होता है, जो मार्कर का वॉल्यूम है, सपोज करते हैं ये इतना सा वॉल्यूम है, तो क्या ये वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा। मीन्स सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड की बात करते हैं, अभी ग्लास में रखा तो ग्लास के जैसा, फिर एक पॉट में रख देंगे तो पॉट के जैसा, फिर बलून में भर देंगे तो बलून जिस शेप का होगा, हार्ट शेप होगा तो हार्ट शेप, ओवल शेप होगा तो ओवल शेप, स्फीयर शेप होगा तो स्फीयर शेप, जैसा भी टाइप का। मतलब लिक्विड अपना शेप चेंज कर सकता है। कहने का मतलब लिक्विड के पास अपना कोई शेप नहीं होता है। मीन्स लिक्विड डू नॉट possess फिक्स डेफिनाइट फिक्स शेप। अब लिक्विड का वॉल्यूम, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक गिलास पानी है 200 ml, अब उसे एक पॉट में रख दिया तो 200 ml का 500 ml होगा या 200 ml ही रहेगा? नहीं, 200 ml ही होगा। फिर उसे बलून में भर दिया तो भी 200 ml रहेगा। मतलब लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है या नहीं रहता है? लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। Therefore, we can say that liquid do not possess fixed shape, but it has fixed volume. अब बात करते हैं गैस की। तो सपोज करते हैं कुछ एक बलून में गैस है हमारे पास, क्लियर? एक सिलिंड्रिकल सा बलून है हमारे पास, लंबा सा, आप मेले में जाते हो देखते हो, लंबा सा सिलिंड्रिकल बलून है। उसमें जो हवा है, अगर वो हम दूसरे बलून में से ट्रांसफर कर दें जो हार्ट शेप का है, तो हार्ट शेप जैसा हो जाएगा। उसके बाद स्फीयर शेप का, तो स्फीयर शेप का हो जाएगा। उसके बाद उसका जो शेप है वो तो फिक्स नहीं हुआ। अब जो वॉल्यूम है, तो गैस का वॉल्यूम हमेशा कंटेनर के वॉल्यूम से रिलेट होता है। जैसे सिलेंडर लंबा सा है तो उतना ही सा गैस मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस, इसलिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब उसे कंप्रेस करके किसी स्फीयर में डाल दो तो उसके वॉल्यूम में आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड के पास बच्चों वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं। शेप चेंज होगा? यस। गैस के पास कुछ भी नहीं होता है, ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है। अब आगे चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में जाने से पहले कुछ टर्म देख लेते हैं जो आपने बिलो 10th क्लास पढ़ा होगा। वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और सॉलिड से लिक्विड वाले प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग। उसी तरह अगर गैस पार्टिकल से हम लिक्विड पार्टिकल की तरफ जा रहे हैं, अगर गैस पार्टिकल से हम लिक्विड पार्टिकल की तरफ जा रहे हैं, बॉइलिंग भी कह सकते हैं इसे, इवापोरेशन भी कह सकते हैं। टेक्निकल साउंड गुड इवापोरेशन, टेक्निकली साउंड गुड इवापोरेशन। गैस से लिक्विड बनाने वाले प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बनाने वाले प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। तो ऐसा भी एक प्रोसेस है जहां पे सॉलिड लिक्विड को ना टच करते हुए सीधे गैस स्टेट में आ जाए। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, अगर सपोज करो ठंडी के दिन में आपने ऐसे फोर्सेप में एक आइस क्यूब जस्ट फ्रिज से बाहर निकाला है, और ऑब्जर्वेशन करो, अच्छे से चीजों को देखो,
क्या उसके ऊपर से वेपर इवापोरेट हो रहा है? यस। क्या नीचे से लिक्विड हो रहा है? यस। अब चीजों को समझो। तो सॉलिड नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर तो वेपराइज हो रहा है, गैस बन रहा है ना। तो बहुत बार होता है सॉलिड सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। जिसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो इस चीज को अगर अच्छे से देखें, ड्रॉ करें टेबल वाइज, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में हमारे पास तीन चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। द प्रोसेस विच कन्वर्ट सॉलिड इंटू लिक्विड, melting. The process which convert liquid into gas, evaporation. सॉलिड से सीधे गैस विदाउट लिक्विड टचिंग, सब्लिमेशन। अब इसके रिवर्सिबल भी होते हैं, फिजिकल प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल होता है। तो अगर लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो किसी भी पानी को आप फ्रिज में रखोगे, अब फ्रिज में रखते हो तो याद रहेगा फ्रीजिंग। आपने पढ़ा होगा, जो पानी को हम पॉट में गर्म करते हैं और ऊपर ढक्कन रहता है, ऊपर लिड रहता है या ऊपर कुछ कवर रहता है, गैस पार्टिकल वहां पे कंडेंस हो जाती है। ये कंडेंस वर्ड आपने सुना होगा। तो द प्रोसेस बाय विच गैस कन्वर्टेड टू लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, and the process by which gas is converted into solid is called as frosting. Is called as frosting. तो ये डायग्राम बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत ही आसान है। अब आगे चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम बच्चों बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो मैटर इज केमिकली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। वन इज प्योर कंपोनेंट and second is mixture. Matter is classified into two broad category. One is called as pure substance and second is called as mixture. So pure substance are the substance which are made up of only one kind of matter, जबकि मिक्सचर क्या होगा? टू और मोर देन टू टाइप ऑफ मिक्सचर। तो पहले हम मिक्सचर को समझते हैं। तो सपोज करते हैं कि मैटर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस की मिट्टी, आप खेत में जाओ, रोड पे निकलो, मिट्टी है और मिट्टी में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। सो व्हाट वी हैव, द सॉल्ट प्लस सॉइल। सो सॉइल इज ए वन कंपोनेंट एंड सॉल्ट इज अ वन कंपोनेंट। दोनों को मिक्स कर दिया अच्छे से, एक ब्राउन कलर एक वाइट कलर, अच्छे से 1 घंटे से मिक्स कर रहे हैं उस चीज को। उसके बाद क्या हम मिट्टी के टुकड़े फोर्सेप्स से या बहुत अच्छे से, बहुत माइन्यूट से, अगर बारीकी से देखें तो ऐसे सेपरेट कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। या फिर एक फिजिकल प्रोसेस ले लेते हैं, मिट्टी और नमक दोनों मिला हुआ है, उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। अगर बहुत ही बारीक मिट्टी है जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, एकदम महीन पीसा हुआ मिट्टी है, जैसे आप उंगली टच करते हो मिट्टी और नमक दोनों लग जाता है, आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसमें 1 गिलास पानी डाल दो। फिजिकल प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस। क्या होगा? थोड़ी देर के बाद नमक उसमें क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा और मिट्टी वैसे ही प्रेसिपिटेट हो जाएगी, उसको फिल्टर कर लीजिए। सो द कंपोनेंट which are condition number 1, non uniform in composition, and number 2 uniform in composition. अभी जो आपने फिल्टर किया, अब इसमें क्या मिक्स किया? वाटर, और फिल्टर किया
तो फिल्टर किया तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या मिलेगा? नमक या पानी या मिट्टी? फिल्टर पेपर के ऊपर क्या मिलेगा आपको? मिट्टी मिलेगी। और नीचे जो मिलेगा सिर्फ नमक मिलेगा, सिर्फ पानी मिलेगा, या नमक और पानी दोनों मिलेगा? ऑफ कोर्स इट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप ऊपर से एक चम्मच निकाल लो और नीचे से एक चम्मच निकाल लो। दोनों चम्मच में जो लिक्विड है, दोनों का कंपोजिशन, दोनों का टेस्ट, दोनों का अपीयरेंस, स्वाद, टेस्ट, फिजिकल अपीयरेंस, कलर, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ सेम होगा, डिफरेंट होगा? बिल्कुल सेम होगा। सब कुछ सेम होगा, 100% सेम होगा, और उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। तो सॉल्ट प्लस वाटर इज गोइंग टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, इसलिए हम उसे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इसलिए हम उसे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और जो नॉन यूनिफॉर्म रहते हैं, जिसका एक लेयर में कंपोजिशन अलग होगा, दूसरे लेयर में कंपोजिशन अलग होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सॉइल को डिगिंग करते हो, मिट्टी को खोदते हो, तो मिट्टी के ऊपर के लेयर का कंपोजिशन और नीचे के लेयर का कंपोजिशन, जमीन में तो बहुत सारे सॉल्ट मिक्स हैं, आपको सेम मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे? डिफरेंट मिलेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म को हम कहते हैं हेट्रोजीनस कंपोजिशन, हेट्रोजीनस मिक्सचर। So basic difference between the homogeneous mixture and heterogeneous mixture is, one is uniform, second is the non-uniform. Now, somewhat technical point is there. What is the exact difference between homogeneous and heterogeneous? वो टेक्निकल पॉइंट समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, बायोलॉजी वाले बच्चे ब्लड से अच्छे से बात करते हैं, मिल्क से अच्छे से बात करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत बायोलॉजी आपको पता है, या बायोलॉजी रहने दीजिए, किचन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो अगर किचन में दूध लाकर अगर आप रख दो और सुबह स्कूल चले जाओ, 5-6 घंटे के बाद आप स्कूल से वापस आओ, तो आप दूध में क्या ऑब्जर्वेशन चेंज इन मतलब क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे? बिल्कुल सही, थोड़ी देर के बाद हम कहते हैं दूध फट जाता है। मीन्स वी हैव सेपरेट लेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो मिल्क, जब आपने दूध वाले से मिल्क लिया है तो नॉर्मली इट लुक्स यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? ऑफ कोर्स इट लुक्स यूनिफॉर्म, it appears like uniform, but after standing for some time, 4 घंटे 5 घंटे, standing for some time, we got 2 separate layer. One is the solid layer and one is the liquid layer. इसी तरह अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड इट कैन आल्सो सेपरेटेड बाय, अगर आपको ये चीज फास्ट करना है तो कोई भी फिजिकल प्रोसेस कर लो, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अगर आप मिल्क या ब्लड को सेंट्रीफ्यूज एक मशीन का नाम है, जिसमें आप दूध वाले के पास जाते हो तो वो अच्छे से दूध को एक कांच की बोतल में डालता है, फिर उसे अच्छे से मिक्स करता है। एक वहाँ पे मशीन होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में। तो अगर आप ब्लड को या मिल्क को सेंट्रीफ्यूज में रख देते हो और थोड़ी देर के बाद 5 या 10 मिनट के बाद निकालते हो, तो आपको सॉलिड लेयर डिफरेंट और लिक्विड लेयर डिफरेंट। जिन बच्चों का बायोलॉजी स्ट्रांग है उनको पता होगा लिक्विड लेयर को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और सॉलिड लेयर जो बनता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस्कल्स। फिर उसमें बहुत सारे कॉर्पस्कल्स होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड। तो वो बायोलॉजी वाला पार्ट है, तो हम उस पर उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें यूनिफॉर्म दिख रही है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस, सिंपल फिजिकल प्रोसेस, जैसे हम बात करें फिल्ट्रेशन, जैसे हम बात करें हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग, जैसे अभी एक टेक्निक पढ़ा है सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, किसी भी सिंपल फिजिकल प्रोसेस से
हम उसे अलग अलग पार्ट में डिसोसिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो उसे हम होमोजीनस काउंट करेंगे, हेट्रोजीनस? ऑफ कोर्स उसे हम हेट्रोजीनस काउंट करेंगे। वो कैसा दिखता है इससे मैटर नहीं है। अगर फिजिकल प्रोसेस होने के बाद वो 2 लेयर में सेपरेट हो जाता है तो हेट्रोजीनस, और 2 लेयर में सेपरेट नहीं होता है, सेम फेज में रहता है, पहले भी लिक्विड फेज में था, बाद में भी लिक्विड फेज में रहता है, तो क्या कहेंगे? होमोजीनस। जैसे सपोज करते हैं शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सिट्रिक एसिड। हमने बच्चों ये क्या बनाया हुआ? एक शरबत बनाया हुआ, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम क्वालिफाई किए और मैं आपके घर आया तो आप सबसे पहले शरबत पिलाते, कड़ी धूप में अगर आए हैं, दोपहर की धूप में, तो ठीक। तो आपने पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा चीनी डाला और थोड़ा सा नींबू निचोड़ा और अच्छे से मिक्स किया। क्या अब उसमें से फिजिकल प्रोसेस यूज करके, सिंपल फिजिकल प्रोसेस यूज, बिना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यूज किए, आप उसमें से साइट्रिक एसिड बाहर निकाल सकते हो? नमक बाहर निकाल सकते हो? नहीं। तो यहां पे अगर आप इस ग्लास वाटर को थोड़ी देर के लिए रख दो, और मैं बात करते करते बिजी हो गया और 1 घंटा तक वो ग्लास वैसे ही रखा हुआ है, तो क्या शरबत में नीचे चीनी नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नमक नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सिंक हो जाएगा? यस और नो? बिल्कुल नहीं। 1 घंटे बाद भी उसका फिजिकल अपीयरेंस वैसा ही रहेगा, वो वैसा ही दिखेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनस, यूनिफॉर्म। दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनस यूनिफॉर्म। तो रैपिड रिवीजन: होमोजीनस हेट्रोजीनस, होमोजीनस यूनिफॉर्म, हेट्रोजीनस नॉन यूनिफॉर्म। होमोजीनस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल टेक्निक, and heterogeneous can be separated by simple physical technique.